से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरे अंदर आग जल रही थी। अवनी शर्मा के शब्द मेरे कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। अनपढ़ जाहिल लड़की। मैं चलती रही, बस चलती रही। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रात के 2 बज रहे थे जब मैं थक कर एक बस स्टॉप के बेंच पर बैठ गई। मेरे पास न पैसे थे, न फोन, न ही वापस जाने की हिम्मत। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे मौत आ जाए, मैं उस घर मंगल विलास में वापस नहीं जाऊंगी। कनिका कुछ पल रुकी और पानी का घूंट लिया। शेखर जी ध्यान से सुन रहे थे। फिर वहां एक कार आकर रुकी। कनिका ने आगे कहना शुरू किया। एक महिला उतरी, देखने में बहुत सम्मानित और दयालु लग रही थी। उनकी उम्र लगभग 50 साल की होगी। उन्होंने मुझे अकेले रोते देखा तो मेरे पास आ गई। बेटा, सब ठीक है? इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? घर नहीं जाना? कनिका ने बताया। मैंने रोते हुए कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। मैंने कहा कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मुझे लगा वह कोई फरिश्ता है जिसे भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा है। कनिका की आंखों में अजीब सी चमक थी, दर्द और नफरत का मिला जुला भाव। उनका नाम आशा देवी था। वो मुझे अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा कि वह एक हॉस्टल चलाती हैं जहाँ बेसहारा लड़कियां रहती हैं और तुम उनके साथ चली गई। शेखर जी ने पूछा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था शेखर जी, और भूख और ठंड इंसान से हर फैसला करवा लेती है। कनिका ने कड़वाहट से कहा। लेकिन वह हॉस्टल कोई साधारण हॉस्टल नहीं था। शेखर जी की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो गई। 2 दिन तक सब ठीक रहा। मुझे खाना मिला, सोने के लिए बिस्तर मिला। लेकिन तीसरे दिन आशा देवी मेरे पास आ गई। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कसाई बकरे को देखता है। काव्या, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा रूप बहुत देहाती है। कनिका ने उनके शब्द दोहराए। इस दुनिया में जीना है तो कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता। मुझे लगा वो मुझसे घर का काम करवाएंगी। मैंने कहा मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी, लेकिन वह हंस पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ झाड़ू पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अमीर लोगों के दिलों पर राज करने के लिए बने हैं। तब मुझे समझ आया कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। कनिका की आवाज भारी हो गई। वह एक ट्रेनिंग सेंटर था शेखर जी, जहाँ गरीब मजबूर लड़कियों को तैयार किया जाता था। हमें चलना बोलना, अंग्रेजी बोलना, व्यवहार, मेकअप, फैशन सब सिखाया जाता था। ऊपर से ये सब मॉडलिंग एजेंसी के नाम पर होता था, लेकिन असल में वो हमें बेचने के लिए तैयार कर रहे थे। शेखर जी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उस औरत को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। वह अब इस दुनिया में नहीं है। कनिका ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उस समय मैं उसके जाल में फंसी हुई थी। मैंने भागने की कोशिश की शेखर जी, बहुत बार, लेकिन हर बार पकड़ी गई, हर बार सजा मिली। फिर मैंने तय किया कि अगर मुझे इस दलदल से निकलना है तो मुझे इसी के नियम सीखने होंगे। मैंने अपने अंदर की पुरानी काव्या को खत्म कर दिया। मैंने वह सब सीखा जो वह सिखाती थी। मैंने अंग्रेजी सीखी, मैंने राजनीति और व्यापार की बातें करना सीखी। मैंने अपने आंसुओं को मेकअप के पीछे छिपाना सीखा। मैंने अवनी शर्मा के उस शब्द को अपनी ताकत बना लिया, अनपढ़ और जाहिल। मैंने कसम खाई, मैं इतनी पढ़ी लिखी और आधुनिक बनूंगी, कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। फिर वह शाम आई। कनिका ने शेखर जी की तरफ देखा जब आशा देवी ने मुझे पहली बार एक बड़ी पार्टी में मेहमानों का स्वागत करने के लिए भेजा। वहां मेरा काम सिर्फ मेहमानों का स्वागत करना और मुस्कुराना था। मुझे सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी अमीर आदमी अगर मुझसे बात करना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगी, और वह पार्टी मेरी थी। शेखर जी ने बात पूरी की। उन्हें वो शाम याद आ गई थी। हाँ, कनिका के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हारी पार्टी में बहुत डरी हुई थी। मैंने महंगा कपड़ा पहना हुआ था और चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से मैं कांप रही थी। मुझे लग रहा था कि हर आदमी की नजर मुझे घूर रही है। लेकिन फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी। शेखर जी ने नरमी से कहा। तुम सबसे अलग थी। तुम हंस रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखें रो रही थी। मैंने तुम्हें बालकनी में अकेले खड़े देखा था। हाँ, मैं वहां भाग आई थी क्योंकि एक मंत्री मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कनिका ने बताया। तभी तुम वहां आए थे। तुमने मुझसे कोई गलत बात नहीं की थी। तुमने सिर्फ इतना पूछा था, क्या ये नकली मुस्कान तुम्हें थकाती नहीं है? शेखर जी ने सिर हिलाया। भूखी मर जाऊंगी। इस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं थे शेखर जी। कनिका ने आभार भरी नजरों से उन्हें देखा। तुमने पता करवाया कि मैं कौन हूँ, वहां कैसे पहुंची, और जब तुम्हें आशा देवी की सच्चाई पता चली तो तुमने मुझे खरीदा नहीं, तुमने मुझे आजाद करवा दिया। मैं तुम्हें वहां छोड़ भी नहीं सकता था। शेखर जी भावुक हो गए। लेकिन मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार नहीं हुआ था।
कनिका, मुझे तुम्हारे दर्द से प्यार हुआ था। मुझे लगा कि इस लड़की को बचाना मेरी जिंदगी का मकसद है। तुमने मुझे वो सम्मान दिया जो मैं खो चुकी थी। तुमने मुझे काव्या से कनिका नाम दिया। तुमने मुझे पढ़ाया, मुझे व्यापार संभालना सिखाया। कनिका की आंखों में आंसू आ गए। लोग समझते हैं मैं कोई बहुत अमीर घर की लड़की हूँ जिसे तुमने पसंद कर लिया, लेकिन सच तो यह है कि तुमने कीचड़ से एक पत्थर उठाया और उसे हीरा बना दिया। नहीं कनिका, शेखर जी ने सख्ती से कहा, तुम पत्थर नहीं थी, तुम हमेशा से हीरा थी, बस गलत हाथों में थी। अवनी शर्मा जौहरी नहीं था, वह अंधा था। उसे कांच और हीरे में फर्क करना नहीं आता था। कनिका ने एक लंबी सांस ली। आज जब मैंने अवनी शर्मा को देखा तो मुझे लगा था कि शायद मुझे दुख होगा, शायद पुराना प्यार जाग जाएगा। लेकिन शेखर जी, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, सिवाय एक कड़वे तिरस्कार के। वह आदमी जो कभी मेरी हैसियत बताता था आज मेरे पैरों में गिरने को तैयार था। कि तुम्हारी जीत है कनिका। शेखर जी ने उसके आंसू पोंछे। जीत? कनिका ने सवाल भरी नजरों से देखा। शायद, लेकिन इस जीत की कीमत मैंने अपनी मासूमियत देकर चुकाई है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं फिर वही पुरानी काव्या बन जाऊं, जो खुलकर हंस सकती थी, जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी। लेकिन वह काव्या मर चुकी है। अब सिर्फ यहाँ कनिका है, जो सुंदर है, अमीर है, ताकतवर है, लेकिन अंदर से खाली है। शेखर जी ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैं इस खालीपन को भर दूंगा कनिका। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी पुरानी काव्या की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और जहां तक अवनी शर्मा का सवाल है, अगर उसने दोबारा तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत की तो मैं उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। कनिका उसके सीने से लगी बाहर बरसती बारिश को देखने लगी। कांच पर गिरती बूंदें उसे अपने बीते हुए दिनों के आंसुओं जैसी लग रही थी। शेखर जी, उसने धीरे से कहा, क्या अवनी शर्मा अब भी मेरा पीछा करेगा? मैंने उसकी आंखों में पागलपन देखा है। वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे डर है कि वह कहीं हमारी जिंदगी खराब ना कर दे। वह जान चुका है कि मैं काव्या हूँ। शेखर जी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, उसे आने दो काव्या, आने दो। 3 साल पहले वह शिकारी था और तुम शिकार, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब ताकत हमारे पास है। अगर वह आग के पास आएगा तो जलकर राख हो जाएगा। तुम बस इतना याद रखो कि तुम अब लावारिस काव्या नहीं हो। तुम शेखर जी की मंगेतर होने वाली पत्नी हो। तुम्हारी तरफ उठने वाली हर उंगली तोड़ दी जाएगी। कनिका ने सुकून की सांस ली। शेखर जी की बाहों में उसे वह सुरक्षा महसूस होती थी जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। लेकिन उसके दिल के किसी दूर कोने में एक बेचैनी अभी भी बाकी थी। अवनी शर्मा की आखिरी नजर, जिसमें पछतावा कम और पागलपन ज्यादा था। फ्रेंच खिड़की के बाहर बिजली जोर से चमकी। पूरा लाउंज एक पल के लिए सफेद रोशनी में नहा गया। कनिका का दिल एक अनजाने डर से तेज धड़क उठा। शेखर जी ने उसे खुद से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। चलो, बहुत रात हो गई है, अब आराम कर लो। कल एक नया दिन है और कल हमें अपनी शादी की तारीख का ऐलान करना है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कि शेखर जी ने किसे चुना है। कनिका ने सिर हिलाया। हाँ, शादी। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या अवनी शर्मा चुपचाप मेरी शादी होने देगा? शायद नहीं। और शायद कनिका भी यही चाहती थी। वे देखना चाहती थी कि अवनी शर्मा अब किस हद तक जा सकता है, प्यार में नहीं बल्कि उस पागलपन में जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। वो मुड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी ऊंची एड़ी की चप्पलों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, जैसे समय की घड़ी टिक टिक कर रही हो। पीछे खड़े शेखर जी ने फोन निकाला और किसी को संदेश भेजा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सुरक्षा बढ़ा दो और अवनी शर्मा की हर हरकत पर नजर रखो। मुझे उसके हर पल की खबर चाहिए। शहर के मशहूर ब्रांड एलिगेंस के नए शोरूम के उद्घाटन समारोह में खूब भीड़ थी। मीडिया की चमक, शहर के बड़े लोग और फैशन की दुनिया के जाने माने चेहरे वहां मौजूद थे। कनिका इस समारोह की खास मेहमान थी, क्योंकि ये शेखर जी की एक निवेश योजना थी। वह हल्के पीच रंग के सुंदर कपड़ों में कई लोगों से घिरी हुई थी। उसके चेहरे पर वही व्यावसायिक मुस्कान थी, लेकिन आंखें थकी हुई थी। वे वहां से निकलने ही वाली थी कि अचानक एक आदमी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वह रुकी और नजर उठाई। सामने अवनी शर्मा खड़ा था। उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखों के नीचे गहरे काले रंग घिरे थे। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह अवनी जो कभी अपने कपड़ों पर जरा सी सिलवट भी सहन नहीं करता था, आज बिखरा हुआ लग रहा था। रास्ता छोड़ो अवनी, कनिका ने ठंडी आवाज में कहा। इधर उधर देखा, कहीं कोई तमाशा न बन जाए। सिर्फ 5 मिनट काव्या। अवनी शर्मा की आवाज में विनती थी, जैसे कोई भिखारी विनती कर रहा हो।
भगवान के लिए सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। इसके बाद तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। कसम खाता हूँ। कनिका ने उसकी आंखों में देखा। उनमें आंसू चमक रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली और पास बने शांत कोने की तरफ इशारा किया। 5 मिनट, ना 1 सेकंड ज्यादा न कम। वे दोनों भीड़ से दूर बगीचे के आखिरी हिस्से में बने छोटे से टेरेस पर आ गए। बोलो। कनिका ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। क्या रह गया है कहने को? कोई नया ताना, कोई नई बात? अवनी शर्मा की हंसी दर्द में था। ताना तो मेरी किस्मत ने मुझे दिया है काव्या। क्या तुम जानती हो इन 3 सालों में मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कनिका ने मुंह फेर लिया। तुम्हें सुनना पड़ेगा काव्या। अवनी शर्मा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जब तुम गायब हुई थी तो मुझे लगा मैं जीत गया हूँ। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी जिंदगी सब खाली रह गए थे। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैं तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। काव्या, मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा। काव्या, मेरी गलती माफ कर दो। कनिका की आंखों से आंसू बह निकले। तुम कहती हो मैंने मजाक किया था। हाँ, किया था। मैं मूर्ख था, मैं अंधा था, मैं घमंड से भरा हुआ था। लेकिन काव्या, तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि वो मजाक मैंने तुम पर नहीं बल्कि खुद पर किया था। मैंने अपने हाथों से अपनी खुशी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ काव्या, इतना प्यार कि अगर मेरा सीना चीर कर देखो तो हर धड़कन तुम्हारा नाम लेगी। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। मुझे माफ कर दो। मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन ये मत कहो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं मर जाऊंगा काव्या। कनिका उसे देखती रही। उसका दिल एक पल के लिए पिघल गया। वही अवनी जो उसे कभी कुछ नहीं समझता था, आज उसके पैरों में बैठकर रो रहा था। लेकिन फिर उसे वो रात याद आई। वह अपमान, वह अनपढ़ और गवार कहने वाला ताना, वह हॉस्टल की यातना। उसने सख्ती से अपने भावनाओं को दबा दिया। गुस्से से उसे देखा। उठो अवनी। उसकी आवाज ठंडी थी। अवनी शर्मा ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा और खड़ा हो गया। तुमने मुझे माफ कर दिया। माफी वहां होती है जहां कोई रिश्ता हो। कनिका ने कठोरता से कहा, और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने अभी अपनी कहानी सुनाई, बहुत दुख भरी थी। लेकिन अवनी शर्मा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कुछ आंसू मेरे 3 सालों के नर्क को मिटा सकते हैं? मैं जानता हूँ मैं दोषी हूँ। नहीं, तुम सिर्फ दोषी नहीं हो, तुम हत्यारे हो। कनिका ने उसकी बात काट दी। तुमने उस काव्या को मार दिया जो तुमसे प्यार करती थी। वह भोली और सच्ची काव्या 3 साल पहले मर चुकी है। अब तुम्हारे सामने कनिका खड़ी है, शेखर जी की मंगेतर। झूठ मत बोलो। अवनी शर्मा तड़प उठा। तुम्हारी आंखें अब भी वही है काव्या। मैं उनमें अपने लिए प्यार देख सकता हूँ। तुम शेखर जी से शादी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा प्यार हो। काव्या कड़वाहट से हंसी। तुम्हें गलत फहमी है, ये प्यार नहीं दया है। और शेखर जी वह आदमी है जिन्होंने मुझे उस समय संभाला जब तुमने मुझे कचरे की तरह फेंक दिया था। वो मेरा आज भी है और मेरा भविष्य भी। उसने अपना बैग खोला और उनमें से सुनहरे रंग का एक लिफाफा निकाला। ये लो। उसने कार्ड अवनी शर्मा की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? अवनी शर्मा के हाथ कांप रहे थे। ये मेरी शादी का कार्ड है। कनिका ने बिना भाव वाली आवाज में कहा। परसों मेरी शादी शेखर जी के साथ है। मैं तुम्हें खास तौर पर निमंत्रण देती हूँ। आना और अपनी आंखों से देखना कि यह अनपढ़ और गंवार लड़की आज किस ऊंचाई पर पहुंच गई है। शायद तब तुम्हारी अंतरात्मा जाग जाए। अवनी शर्मा ने वह कार्ड ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई जलता हुआ कोयला हो। तुम मुझे अपनी शादी में बुला रही हो? हाँ, ताकि तुम समझा सको कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। कनिका मुड़ी और बोली, जरूर आना अवनी शर्मा। तुम्हारे बिना मेरी खुशी अधूरी रहेगी। वह तेजी से वहां से चली गई। अवनी शर्मा वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में शादी का कार्ड था और आंखों में खालीपन था। उसने कार्ड को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रो पड़ा। दिल्ली के एक बड़े 5 सितारा होटल का सबसे बड़ा हॉल दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ ताजे गुलाबों की खुशबू थी। बड़े बड़े झुमरों की रोशनी चमक रही थी। शहर के सभी बड़े लोग वहां मौजूद थे। अवनी शर्मा भी वहां था। उसने सफेद कुर्ता और पायजामा पहन रखा था। वह हॉल के एक कोने में खड़ा था, जहां से वो मंच को साफ देख सकता था। हर तरफ से आती बधाइयों की आवाज उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। तभी दुल्हन के आने की घोषणा हुई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई। काव्या लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। भारी गहने पहने हुए वो किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी सुंदरता देखने वालों की सांस रोक रही थी। लेकिन अवनी शर्मा ने गौर किया कि उसके चेहरे पर मेकअप की परत के बावजूद वह खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। उसकी आंखें झुकी हुई थी और उसके चलने में एक अजीब सी थकान थी।
शेखर जी मंच पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। जब कनिका मंच पर पहुंची और शेखर जी के पास बैठी तो अवनी शर्मा का दम घुटने लगा। ये वो दृश्य था जिसे देखने की ताकत उसमें नहीं थी। वे वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि शेखर जी की नजर उस पर पड़ गई। शेखर जी थोड़ा चौंके। उन्होंने कनिका की तरफ देखा जिसकी नजरें अपने हाथों पर टिकी हुई थी। फिर उन्होंने दोबारा अवनी शर्मा को देखा जो भीड़ में अकेला खड़ा था। तभी पंडित जी वहां आ चुके थे। विवाह की तैयारी हो चुकी थी। पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू की। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। काव्या ने आंखें बंद कर ली। एक आंसू उसके पलकों से टूटकर गाल पर गिर गया। 1 मिनट, ये आवाज शेखर जी की थी। सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। काव्या ने भी चौंक कर सिर उठाया। शेखर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। क्या हुआ शेखर जी? काव्या ने धीमी आवाज में पूछा। शेखर जी ने काव्या को जवाब देने के बजाय भीड़ में नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में पुकारा, मिस्टर अवनी शर्मा, कृपया मंच पर आइए। अवनी शर्मा को लगा उसने गलत सुना है। तभी सभी मेहमानों की नजर उसकी तरफ घूम गई। अवनी शर्मा हैरानी की हालत में धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वो मंच पर पहुंचा तो शेखर जी ने उसे अपने पास खड़ा कर लिया। फिर उन्होंने काव्या की तरफ देखा जो अब डरती हुई नजर आ रही थी। शेखर जी तुम क्या कर रहे हो? काव्या की आवाज कांप रही थी। शेखर जी ने माइक हाथ में लिया और सभी मेहमानों के सामने हल्की मुस्कान के साथ बोले, आप सब सोच रहे होंगे कि शादी के समय मैंने दूल्हे की जगह एक दूसरे आदमी को क्यों बुलाया। दरअसल ये शादी अधूरी है। अगर सच नहीं बताया जाए। उन्होंने कनिका की तरफ देखा। काव्या, पिछले 3 सालों से मैंने तुम्हें एक नई पहचान दी है। मैंने तुम्हें काव्या से कनिका बनाया है। तुम्हें आत्मसम्मान दिया है। तुम्हें दुनिया का सामना करना सिखाया और मुझे लगा मैंने तुम्हारा दिल भी जीत लिया है। तुमने जीत लिया है शेखर जी, काव्या जल्दी से बोली। उसकी आंखों में घबराहट थी। नहीं काव्या, शेखर जी ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने तुम्हारा दिमाग जीता है, तुम्हारा भरोसा जीता है, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी वहीं अटका हुआ है जहां 3 साल पहले टूटा हुआ था। ये सच नहीं है। काव्या की आवाज भर आई। झूठ मत बोलो। शेखर जी ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मैंने देखा है काव्या, जब तुम नींद से सोती रहती हो तो किसका नाम लेती हो? जब तुम बारिश में खड़ी होती हो तो किसे याद करती हो? और आज अपनी शादी के दिन तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वह किसी नई जिंदगी की शुरुआत का नहीं, बल्कि एक पुराने प्यार के अंत का है। उन्होंने अवनी शर्मा की तरफ देखा। और ये आदमी जिसे तुमने यहाँ बुलाया ताकि उसे तकलीफ दे सको, तुमने उसे इसलिए नहीं बुलाया कि उसे जलाओ, बल्कि इसलिए बुलाया क्योंकि तुम उसे आखिरी बार देखना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी नफरत भी तुम्हारे प्यार का ही दूसरा रूप है। अवनी शर्मा पत्थर की तरह खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या हो रहा है? शेखर जी एकदम पीछे हटे और अवनी शर्मा का हाथ पकड़कर काव्या के सामने कर दिया। मैं एक खाली दिल से शादी नहीं कर सकता काव्या। मैं ऐसे शरीर का साथी नहीं बनना चाहता जिसकी आत्मा किसी और के पास हो। मैं स्वार्थी हो सकता हूँ लेकिन निर्दयी नहीं। शेखर जी, काव्या की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था। वादे तो टूट सकते हैं लेकिन दिल नहीं। शेखर जी ने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे। मैं जानता हूँ कि तुम अवनी शर्मा से प्यार करती हो, भले ही उसने तुम्हें दुख दिया हो। और मैं ये भी जानता हूँ, ये अवनी शर्मा अब वो पुराना घमंडी आदमी नहीं रहा। उसकी आंखों में देखो काव्या, तुम्हें वहां सिर्फ पछतावा और सच्चा प्यार मिलेगा। शेखर जी ने अवनी शर्मा के कंधे पर हाथ रखा। अवनी शर्मा, 3 साल पहले तुमने एक हीरे को खो दिया था। आज मैं उसे तुम्हें वापस कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर इस बार उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी कोने में भी छिपने नहीं दूंगा। अवनी शर्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आगे बढ़ा और भावुक होकर शेखर जी को गले से लगा लिया। धन्यवाद शेखर जी, आपने मुझ पर जो उपकार किया है मैं उसे जिंदगी भर नहीं चुका सकता। शेखर जी ने उसे हल्के से थपथपाया और पीछे हट गए। फिर उन्होंने पंडित जी की तरफ देखा और कहा, पंडित जी, दूल्हे का नाम बदल दीजिए। यहाँ अवनी शर्मा से विवाह शुरू किया जाए। पूरे हॉल में पहले सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार तालियों की आवाज गूंज उठी। लोग शेखर जी के बड़े दिल को देखकर हैरान भी थे और प्रभावित भी। काव्या अपनी जगह बैठी थी। अवनी शर्मा उसके बिल्कुल पास बैठ गया। काव्या ने सिर उठाकर अवनी शर्मा को देखा। अब उसकी आंखों में ठंडापन नहीं था, वो पिघल चुका था। वहां शिकायतें भी थी, दर्द भी था, लेकिन इन सब से ज्यादा वो प्यार था जो कभी खत्म नहीं होता। तुम सच कह रहे थे अवनी, काव्या ने धीरे से कहा। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे नफरत करने की, लेकिन मैं हार गई। अवनी शर्मा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों हार गए काव्या, ताकि प्यार जीत सके।
जब काव्या ने शादी के सारे रस्में पूरे किए और पंडित जी ने मंत्र के साथ शादी संपन्न की, उसने मुड़कर शेखर जी को देखा जो मन से नीचे उतर रहे थे। वह भीड़ में खो रहे थे, अकेले लेकिन संतुष्ट। उन्होंने अपने प्यार का त्याग कर दिया ताकि काव्या का प्यार पूरा हो सके। अवनी शर्मा ने काव्या के माथे को चूमा। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे बहुत लंबी यात्रा के बाद आखिरकार उसे अपना घर मिल गया। कैमरों की रोशनी चमक रही थी, फूलों की पंखुड़ियां बरस रही थी और अवनी शर्मा और काव्या एक दूसरे का हाथ थामे बीते हुए सभी घावों पर मरहम लगाते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। ये कोई सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। प्यार की परीक्षा खत्म हो चुकी थी। उस रात दरवाजे पर शुरू हुई वो छोटी सी मुलाकात, किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाएगी। शेखर जी उस पल के बाद पहली बार अपने दिल की थकान से बाहर निकले थे और प्रिया पहली बार अपने डर से। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ऑफिस की वही चुपचाप लड़की अब उनकी जिंदगी की सबसे सच्ची साथी बन चुकी थी। लोग कहते थे कि मोहब्बत अक्सर शोर में मिलती है, लेकिन शेखर और प्रिया की मोहब्बत खामोशियों में पली थी। कुछ महीनों के बाद वही शहर जिसने कभी उन्हें अकेला देखा था, उसी शहर ने उनकी शादी की खुशियों को भी देखा। वक्त की रफ्तार के साथ उनकी जिंदगी में हंसी और खुशियों की नई आवाजें गूंजने लगी। जब उनके घर में दो छोटे छोटे कदमों की आहट आई, उनके बच्चे पूरे घर को रोशनी से भर देते थे। शाम को जब शेखर जी काम से लौटते तो दरवाजे पर सबसे पहले दो नन्हे हाथ उनकी टांगों से लिपट जाते और पीछे खड़ी प्रिया मुस्कुराते हुए उन्हें देखती। वो मुस्कान वही जो कई साल पहले उनके दिल में छुपी रहती, लेकिन अब खुलकर उनकी जिंदगी बन चुकी थी। शेखर अक्सर मजाक में कहते, उस रात अगर प्रिया उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक न लेती तो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनसे छिन जाती। प्रिया हर बार हंसकर कहती, कभी कभी किस्मत को भी रास्ता दिखाने के लिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। लेकिन इस कहानी की खुशियां यहीं खत्म नहीं होती। उस घर में अक्सर एक और जोड़ी की आवाजें गूंजती थीं, अवनी और काव्या की। दोनों की नोक झोंक पूरे घर को जिंदा रखती थी। काव्या कभी गुस्से में कहती, तुमसे ज्यादा जिद्दी इंसान मैंने नहीं देखा, और अवनी मुस्कुराकर जवाब देता, अगर जिद्दी ना होता तो तुम्हें इतना प्यार कैसे निभाता। उनकी छोटी छोटी बहस कुछ ही मिनटों में हंसी में बदल जाती थी। काव्या कई बार शेखर और प्रिया को देखकर कहती, असली मोहब्बत वही होती है जो वक्त के साथ और गहरी होती जाए। अवनी हर बार उसका हाथ पकड़कर कहता कि उसे जो मोहब्बत मिली है वह उसे जिंदगी भर ऐसे ही संभाल कर रखेगा। धीरे धीरे वक्त उन सबकी जिंदगी को एक खूबसूरत परिवार में बदल दिया। बच्चे आंगन में खेलते, प्रिया रसोई से उन्हें आवाज देती, शेखर मुस्कुराकर ये सब देखते और अवनी काव्या की नोक-झोंक हर दिन को नया बना देती। कभी-कभी रात को सब एक साथ बैठते और पुरानी बातें याद करते, तो शेखर मजाक में कहते कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा फैसला एक ही रात हुआ था, किसी को छोड़ना और किसी को पा लेना। सब हंस पड़े। शायद सच यही था कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो किस्मत कहीं ना कहीं उस इंसान से जरूर मिला देती है जो आपकी कहानी को मुकम्मल कर दे। उस शहर की भीड़ में शुरू हुई वो कहानी अब एक घर की हंसी बन चुकी थी, और यही इस कहानी का सच था। कभी कभी एक खत्म होती मोहब्बत ही दूसरी सच्ची मोहब्बत की शुरुआत बनती है, और आखिर में जीत हमेशा उसी प्यार की होती है जो निभाने की हिम्मत रखता है। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को किसी कोने को छू लिया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।